अथवा अन्योन्य ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इंप्रेशन एनर्जी की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जैसे कोई ये वस्तु है, इस वस्तु को जब हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं पृथ्वी की एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचना। अब इस वस्तु को जब हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे। जब इस वस्तु को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इस पृथ्वी के जो टेंडेंसी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अथवा पृथ्वी का जो क्षेत्र है, क्षेत्र के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य बच्चों किस रूप में इकट्ठा होता है, इस डस्टर के स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। किस रूप में इकट्ठा होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम लोग पृथ्वी स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं। आज हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा साथ ही साथ यहाँ पर एक और नाम दे रखा गया है, अन्योन्य ऊर्जा। हम इस पर भी बात करेंगे। आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करिए क्या होता है। सपोज करते हैं कि मूल बिंदु O पर कोई एक आवेश कैपिटल Q है और कोई एक छोटा चार्ज स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल टेस्ट चार्ज स्मॉल q कहाँ पर है, अनंत। अब प्रश्न उठता है, क्या होता है कि यदि दो आवेश, एक कैपिटल Q और दूसरा Q, अगर अनंत दूरी पर स्थित हो तो इनके दोनों के बीच में क्या कोई बल कार्य करेगा, क्या कोई एक दूसरे पर इंटरेक्शन करेंगे? उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करता है। अब क्या होगा, जब कैपिटल Q और स्मॉल q अनंत दूरी पर होंगे तो क्या एक दूसरे पर कोई बल अनुभव करेगा? उत्तर आएगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे वजह क्या है? हम सब जानते हैं, यह बराबर क्या होता है, Q × E। अब प्रश्न उठता है, E का मान क्या होगा? E का मान क्या होगा जब कोई वस्तु इस आवेश से कितना दूर है, अनंत दूरी पर है। हम लोग ये भी जानते हैं E का मान क्या होता है, 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। अब यहाँ पर R का मान कितना है, R की वैल्यू दी रखी है अनंत। जब R का मान अनंत होगा तो E का मान क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं E की वैल्यू क्या होगी, 0। अर्थात बल का मान क्या हो गया, 0। जब बल 0 होगा तो इन दोनों आवेशों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, अर्थात कोई ऊर्जा नहीं। समझ में आया यहाँ तक? अब प्रश्न उठता है कि क्या होगा यदि इसी आवेश को हम लोग क्या करें, इस क्षेत्र में लेके आए। क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, सपोज करते हैं ये कोई बिंदु मेरा V है और दूसरा कोई एक बिंदु P है और हमें कहाँ तक लेके आना है, इस P बिंदु तक हमें लेके आना है। सपोज करते हैं, मानते हैं, माना जो A की दूरी है इस मूल बिंदु O से, वो क्या है, x, और V की दूरी कितनी है, x + dx है, तथा P की जो दूरी है वो कितना है, r। अब देखें क्या होगा जब किसी परीक्षण आवेश Q को बिंदु A पर लेके आएंगे। जैसे बिंदु A पर लेके आएंगे इस स्मॉल q को, तो क्या होगा, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से x दूरी पर स्थित हो तो उस पर क्या कार्य करता है, यहाँ पर एक बल कार्य करता है और उस बल का नाम क्या है, कूलाम्ब बल। क्या नाम है, कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल कहते हैं अथवा इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। और इस स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि दोनों आवेश की प्रकृति क्या है, धनावेशित है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण के कारण जो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्ब बल की दिशा होगी वह किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। क्लियर? क्योंकि हमें इस बिंदु आवेश को लेके आना है, कहाँ लेके आना है, क्षेत्र के अंदर लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्षेत्र इसको बाहर धक्का मार रहा है, लेकिन हमें, मेरी समस्या क्या है, हमें इसको लेके आना है।
अगर इसको लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल लगाना पड़ेगा। और जो बाह्य बल हम लोग लगाएंगे उस बाह्य बल का नाम क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब प्रश्न उठता है, क्या इस आवेश को त्वरित करते हुए लाएंगे? उत्तर आएगा नहीं, त्वरित करते हुए नहीं। इस आवेश को हम लोग कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल धीरे धीरे स्थिर, बिल्कुल एक समान चाल से लेके आएंगे। अब प्रश्न उठता है कि बिना त्वरित हुए लेके आएंगे, इसका अर्थ क्या होगा? यदि आवेश को हम लोग बिना त्वरित हुए लेके आते हैं अर्थात त्वरण क्या हो गया? शून्य हो गया। अगर त्वरण शून्य होगा तो यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। या तो वस्तु क्या होगी? रुकी हुई होगी, v का मान क्या होगा? शून्य होगा। अथवा दूसरी स्थिति क्या होगी? v बराबर u होगा। v बराबर u होगा। अगर v बराबर u होता है तो इसका फर्क क्या पड़ता है? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? अगर किसी वस्तु को एक नियत चाल से लेके आते हैं अथवा बिना त्वरित किए हुए लेके आते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा? अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है? हाफ mv स्क्वायर है, और प्रारंभिक क्या है? हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को क्या रखा है? बराबर रखे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या हो गया? शून्य। डेल्टा E अर्थात गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? यदि किसी आवेश को बिल्कुल धीरे धीरे किसी क्षेत्र में लेके आते हैं तो उस क्षेत्र में जो गतिज ऊर्जा में, उस कण के जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या जानते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं? किसी निकाय पर संपूर्ण बलों के द्वारा किया गया कार्य, टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन, यह क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब देखें, जब इस आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं क्षेत्र में तो इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? दो बल कार्य कर रहा है। एक वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक कार्य कर रहा है जो इस आवेश को बाहर की तरफ लेके जाना चाहता है, क्षेत्र के विरुद्ध लेके जाना चाहता है, तथा एक बाह्य बल लग रहा है, वह क्या करना चाहते हैं? इसको क्षेत्र के अंदर लेके जाना। अर्थात दो कार्य, जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? W एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से हमें क्या महत्वपूर्ण चीज मिल रहा है? W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अर्थात जब किसी आवेश को हम किसी क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाते हैं, उस स्थिति में जो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य है वह उस क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से प्राप्त हो गया, रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्या है, कैसे करेंगे हम लोग। क्योंकि देखें, ये जो मेरे दो बिंदु हैं ए और बी, इसको थोड़ा आपको ध्यान ए और बी दोनों बहुत ही अत्यल्प दूरी पर है। यहाँ पर भले ही बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही अत्यल्प दूरी पर, इतने कम दूरी पर हैं कि ए पर जो बल है वही बल का मान बी पर भी है। आप समझ सकते हैं, ए और बी इतने नजदीक हैं कि जो ए पर बल का मान है, ए पर वैद्युत बल कितना है? ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान एक्स। यही बल कहाँ पर भी है? बी पर भी। क्यों बी पर है? क्योंकि ये परिवर्तित बल तो हैं, दूरी के साथ इनके बल का मान बदल रहा है, परंतु इनके बीच की दूरी अत्यल्प होने के कारण, बहुत कम होने के कारण ये दोनों बिंदुओं पर बल का मान क्या होगा? समान होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या होगा जब किसी बिंदु आवेश को, स्मॉल क्यू को बी से लेके ए तक लेके आएंगे, तो बी से लेकर ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? हम सब जानते हैं
किसी परिवर्तित बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। ये क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स। ये चूंकि अब हम लोग कार्य किसके द्वारा निकाल रहे हैं, बी से ए तक लेके आने में जो कार्य होगा ये कौन कार्य करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कार्य करेगा। तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स होगा। और यही मान क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो के दोनों बराबर हैं, दो के दोनों क्या है, बराबर हैं, केवल इनकी दिशाएं विपरीत हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी एक्स। क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी एक्स। आपको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हम थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं। देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होगा, अब हम जानते हैं एक यहाँ से और एक महत्वपूर्ण रिजल्ट ये पता चलता है कि जब दोनों बल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एफ एक्सटर्नल जब दोनों आपस में बराबर होंगे, जब आपस में बराबर होंगे तभी कण पर क्या होगा, संपूर्ण बल जो नेट बल होगा वो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। और जब नेट बल शून्य होगा तभी वस्तु बिना त्वरित क्रिया करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू यू। यहाँ पर चूंकि जो एफ नेट है, चार्ज क्यू पर जो एफ नेट है वह क्या है, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू एम इंटू यू। और चूंकि ये इक्वल क्या है, जीरो ए की वैल्यू जीरो होने से, तो यहाँ से क्या मिल गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको हमें जान लेगा। चलें, अब तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, अथवा क्या होगा माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू डी एक्स। कंफर्म। अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं, इनका मान रखते हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, माइनस एफ एक्सटर्नल का मान क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मान क्या होगा, बी पर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। एक्स स्क्वायर चूंकि बल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी और इसकी दिशा क्या होगी, ओ से ए को मिलाने वाली रेखा अथवा एक्स के बाहर की तरफ होगी एक्स से, और डी एक्स भी क्या है, बाहर की तरफ है। अर्थात इन दोनों के बीच का जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए डी एक्स भी क्या है, बाहर की तरफ, एक्स यहाँ तक है, डी एक्स प्लस डी एक्स यहाँ तक है। अर्थात एक्स का और डी एक्स के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बन गया। अब चूंकि हमें क्या करना है, जो मेरी मेन प्रॉब्लम है वह है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी क्षेत्र P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो बाह्य बल के द्वारा होता है, वही उस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के रूप में करता है। अर्थात हमें जो अब कार्य निकालना है वह स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। वह क्या होगा, आइए हम समझते हैं, कोशिश करते हैं देखिए। तो जो स्थितिज ऊर्जा यू है वह क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1/x स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ, अनंत से कहाँ तक लाने में, r। चले आगे वाली स्टेप पे बात करते हैं, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब हमें पता होना चाहिए x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, हम सब पढ़ चुके हैं। क्या होगा, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी घात एक बढ़ जाती है तथा डिनोमिनेटर में यह प्लस बनता है। यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर x की घात क्या है, -2, n का मान क्या है, -2 है, एक जोड़ दीजिए, -2 + 1 कर दीजिए तो क्या देंगे, -1/x।
इस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, -1/x, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू r। तो ये वैल्यू क्या देगी, -a कैपिटल Q स्मॉल q 1/-r प्लस 1/∞, और फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। u बराबर क्या हो जाएगा, a कैपिटल Q स्मॉल q 1/r माइनस 1/∞। तो देखिए हमें एक रिजल्ट मिली है, u बराबर क्या होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q 1/r माइनस 1/∞। कन्फर्म। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है, जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है वह क्या है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या है। अब आपको यहाँ से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँ। स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है एक अंतर है, इसका अंतर है अनंत पर जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है 0 होता है, और पी बिंदु पर जो स्थितिज वैद्युत ऊर्जा होती है आर, इन दोनों का अंतर है। U एट पी इक्वल टू क्या होगा, UR माइनस U। वास्तव में जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा है वह स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या है, अंतर है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा का अंतर है। क्या है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा का अंतर। बार बार हम गलत शब्द का यूज चयन कर रहे थे, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। ये क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। किसी बिंदु पे जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है वह अंतर होता है किसका, उस बिंदु पर तथा अनंत पर। अर्थात हम कह सकते हैं जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है यह क्या होता है, वास्तव में ये अंतर होता है किसी बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और अनंत के बीच। चलिए अब यहाँ से एक मेरे मन में एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लेते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम लोग ले लेते हैं। देखें, यह बिंदु ए जो है इसकी दूरी कितनी है, r। ए की दूरी क्या है, r। बी की दूरी क्या है, r। सपोज कर लेते हैं, तो बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यदि किसी q आवेश को ए तक लाएंगे तो बिंदु ए पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी u ए, इसका मान क्या होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपान r1। अब ये भी हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु पर, किसी निकाय में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह क्या होती है, दोनों आवेशों के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती। पहला तथा बी पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपान r। दूसरा मिलेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ए से लेकर बी का जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है u ये भी, इसका मान क्या होगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q 1/r1 माइनस 1/। ये क्या हो गया, स्थिर, ये क्या हो गया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। ये क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कंफर्म। तो चले हम आगे बिंदु पर आगे बात करने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा और इसकी द्विमात्रक होगी। मात्रक किसका, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या कहा, किसी परीक्षण आवेश को, किसी आवेश को अनंत से बिना त्वरित किए हुए किसी
वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तक बाह्य बल द्वारा किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। किसी आवेश को अनंत से बिना त्वरित किए हुए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है अथवा अन्य ऊर्जा। तो इसका मात्रक क्या होगा? प्रश्न उत्तर है कि इसका मात्रक क्या होगा? क्योंकि अभी हमने परिभाषा से जाना स्थिति ऊर्जा भी क्या है, एक तरह का कार्य है। ये क्या है? कार्य। तो जो कार्य का मात्रक क्या होता है? उत्तर आएगा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। अब अगला प्रश्न है बीमा क्या होगा? बीमा क्या होगा? हम सब जानते हैं कार्य की बीमा क्या होती है? टी की पावर -। तो स्थिति ऊर्जा क्या है? कार्य है, अर्थात इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? यही सेम हो जाएगी, ml² टी की पावर -। चले अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं निकाय की स्थिति ऊर्जा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक निकाय की स्थिति ऊर्जा। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज क्या करते हैं, सपोज Q1 और Q2 दो आवेश हैं। प्रारंभ में ये एक दूसरे पर कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया? बाह्य बल के प्रभाव में R1 दूरी पर लाके स्थित कर दिया, R1 दूरी तक ले गया। तो अब इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U = क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R1। क्लियर? अब मेरे पास एक दूसरा है, क्या होगा यदि तीन आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा क्या है? Q3 है। तीनों पर कहाँ थे? अनंत पर थे। तीनों को लेके आए और त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित करने में जो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसका मान क्या होगा? तो क्या होगा? Q1 और Q2 के सपोज करते हैं इनके बीच की दूरी क्या है? R1 है। Q1 और Q3 का क्या है? R13। Q2 और Q3 का क्या है? R23। तो क्या होगा? Q1 और Q2 को लाने में जो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? U1 बराबर क्या हो जाएंगे? K Q1 Q2 अपान R1। अब Q1 और Q3 को लाने में जो स्थिति ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा इकट्ठा होगी, या स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा? K Q1 Q3 अपान R13। अब क्या होगा? Q2 और Q3 को लाने में जो स्थिति ऊर्जा होगी और क्या होगा? K Q2 Q3 R23। अब संपूर्ण जो ऊर्जा हो जाएगी इस निकाय की वह क्या हो जाएगी? K कॉमन ले लेंगे, Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q3 Q1 R13
अब मेरे मन में प्रश्न उठता है क्या होगा यदि निकाय में 4 आवेश होते हैं, चारों अनंत पर स्थित होते हैं, इन चारों आवेशों को अनंत से लाकर किसी चतुर्भुज के शीर्षों पर स्थापित करने में निकाय की स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है या Q4। सपोज कर लिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या है R1 की, Q2 और Q3 का क्या है R2 3, Q3 और Q4 का क्या है R3 4, Q1 और Q4 का क्या है R1 4। ये क्या है R2 4 है और ये जो डिस्टेंस है ये R1 2। ध्यान से देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी R1 2, Q2 और Q3 के बीच की दूरी R2 3, Q3 और Q4 की दूरी R3 4, Q1 और Q4 का R1 4, Q2 और Q4 का R2 4, Q1 और Q3 का R1 3। अब देखिए कितने निकाय बनेंगे। फिर देखो पहला निकाय बना, दूसरा निकाय बना, तीसरा बना, चौथा बना और ये पांचवा बना और ये छठा। तो पहले निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी ये Q1 Q2 अपान R1। दूसरे निकाय का क्या होगा ये Q2 Q3 अपान R2। तीसरे निकाय का क्या होगा Q3 करके ये Q3 Q4 R3 को। चौथे का क्या होगा ये Q1 Q4 R1 4। पांचवें का क्या होगा ये Q2 Q4 अपान R2 4। और छठे का क्या होगा ये Q1 Q3 R1। अर्थात इस निकाय की संपूर्ण स्थिति ऊर्जा जो होगी वह K का मान ले लिया जाएगा Q1 Q2 R1 2, Q1 Q2 Q3 R2 3, Q3 Q4 R3 4 प्लस Q1 Q4 R1 4 प्लस Q2 Q4 R2 4, Q1 Q3 R1 ये हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या होगा यदि n आवेशों को हम लोग अनंत से लाके किसी क्षेत्र में लाने में जो निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी वह क्या होगा। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आप लोग लर्न कर लेना। U इक्वल टू क्या होता है I फ्रॉम 1 to n, J फ्रॉम 1 to n, QI QJ RIJ इंटू वेक्टर की I। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है I नॉट इक्वल टू J। आप लोग यहाँ से निकाल सकते कहेंगे सर दो निकाय के लिए बता देते, दो आवेशों के समूह के लिए। देखो I का मान क्या होगा 1 से लेकर 2 दो निकाय। अब 1 से 2 लेना है तो हम लोग क्या करेंगे देखो रखते हैं K/2। I का मान 1 रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे क्योंकि I और J का मान दोनों एक नहीं है। क्या होगा Q1 Q2 अपान R1। फिर क्या होगा I का मान 2 रखेंगे, J का मान 2 क्या हो जाएगा Q2 Q1 अपान R2। क्योंकि R1 2 और R2 दोनों दूरी है, ये डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। अर्थात ये क्या फार्मूला बन गया कि Q1 Q2 अपान R1 कन्फर्म। यहाँ से आपसे एक सवाल और भी पूछा जाता है कि n आवेशों के समूह के जो समूह है उसके निकाय में कितने निकाय निर्मित होंगे। n आवेशों को अनंत से किसी क्षेत्र n आवेशों के निकाय को अनंत से लाने में कितने निकाय बनेंगे। तो निकाय की संख्या बराबर क्या होती है ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो आवेशों का निकाय है, दो आवेशों का इससे कितने निकाय बनेंगे तो 2 1 बटा 2 3। अगर 3 आवेश होते तो कितने निकाय बनते 3 2/2 आंसर आ गया 3। जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं।
आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे स्थितिज ऊर्जा पे अंकित प्रश्न और स्थिर वैद्युत विभव के। थैंक यू।